मेरी नौकरानी रोज मुझसे कहती, डॉक्टर साहिबा आप नाइट शिफ्ट मत किया करो, आपके हिस्से की सज़ा। मुझे उसकी बातें समझ ना आई। एक दिन मेरी तबीयत ख़राब थी तो मेरी जगह किसी और को ड्यूटी देकर मैं अचानक जल्दी घर आ गई थी। तो मेरे कमरे में चीखने की आवाज़ आ रही थी, पर अब कमरे का दरवाज़ा खोला तो सामने का मंजर देख गई, क्योंकि कमरे में मेरी छोटी छोटी और वह नौकरानी थी। मैं कई दिनों से देख रही थी कि नौकरानी बार बार मेरे पास आती थी और कुछ कहे बगैर ही पलट जाती थी। शायद वह मुझे कोई बात बताना चाहती थी। जब मैं उसे 3-4 बार यही करते देखा तो एक दिन मैंने उससे पूछ लिया कि सुमित्रा सब ठीक है ना, तुम्हें कोई बात करनी है क्या? मुझे लगा था शायद उसे पैसों की ज़रूरत होगी, क्योंकि अक्सर गरीब लोगों का यही समस्या रहती है कि उन्हें हर वक्त बस पैसों की ज़रूरत होती है। तो मैंने इसलिए उससे पूछ लिया कि पैसों की ज़रूरत तो नहीं है। सुमित्रा कहने लगी, नहीं नहीं मैडम, मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं तो आपसे और कोई बात करना चाहती थी। मुझे उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। मैंने उससे कहा, हो रही है? तो सुमित्रा कहने लगी कि बस मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप नाइट शिफ्ट ना किया करें। मैं चौंक कर और थोड़ा गुस्से से देखा कि उसकी यह बात कहने का क्या मतलब है कि मैं कहे जल्दी से वहाँ से चली गई थी। मैंने सोचा कि शायद मेरे जाने के बाद उसे घर से ज़्यादा काम करने पड़ते होंगे, इसीलिए वह ऐसा कह रही है। मुझे वैसे भी काफ़ी दिनों से उसका व्यवहार कुछ बदला बदला सा लग रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे उस पर नज़र रखनी चाहिए। और आखिर पता बताइए कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। उसी दिन मैं अस्पताल गई। वैसे तो मैं दिन की ड्यूटी ही किया करती थी, लेकिन पिछले 4 साल से नाइट शिफ्ट पर रही थी और मुझसे इसीलिए भी ऐसी कोई समस्या नहीं होती थी। मैंने सुमित्रा को फुल टाइम के लिए रखा हुआ था कि वह दिन रात हमारे ही घर में रहे, और शाम को तो मेरे पति घर से चले जाना था, तो इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं रहती थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से सुमित्रा की कहानी वह मेरे पीठ पीछे कुछ गलत ना कर रही हो। अपने साथ वाली औरत से बातें सुनती थी कि ऐसा ही कोई औरत अपने घर को अपनी नौकरानी के हवाले लगाती है, तो उसके पति ने उसकी नौकरानी से अफेयर चला लिया और चुप करके उससे शादी कर ली। जब से मैं यह खबर सुनी थी मुझे तो किसी भी पल चैन नहीं मिल रहा था। एक तरफ तो मुझे अपने पति का पूरा विश्वास था कि मेरा पति ऐसा कुछ भी मेरे साथ नहीं कर सकता, और मुझे उसे कोई रानी का भी विश्वास था, क्योंकि वह एक बहुत ही शरीफ औरत थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि किसी को बदलते हुए देर नहीं लगती। मैं अपने पति और नौकरानी पर नज़र रखने का फैसला कर लिया। मैं सुबह देर तक सोई रहती थी, इसलिए मेरे पति सुमित्रा के हाथ का ही नाश्ता करके चले जाते थे। मैंने सोचा कि मुझे खुद उठकर उनको नाश्ता बना कर देना चाहिए, लेकिन सारी रात ड्यूटी करने के बाद मैं इतनी थक जाती थी कि जब मैं 6 बजे लौट कर आती तो गहरी नींद में सो जाती थी और फिर उठने का मन ही नहीं करता था। 6 बजे की सोई मैं दोपहर के 2 बजे उठा करती थी। लंच करने के बाद वेट क्लीनिंग पर बैठ जाया करती थी, क्योंकि अस्पताल की नौकरों के अलावा मैं प्राइवेट क्लिनिक भी बना रखा था, जिससे मैं गरीब लोगों का मुफ्त में इलाज किया करती थी। क्लिनिक से आने के बाद चाय पीने के बाद मैं अस्पताल चली जाया करती थी। कभी कभी मेरे पति मुझसे शिकायत भी करते थे कि सौम्या, तुम्हें तो अपनी ज़िंदगी को इतना बिजी बना लिया है कि उसमें मेरे लिए तो टाइम ही नहीं है। आखिर मुझे भी तुम्हारी ज़रूरत होती है। लेकिन मेरे पति बहुत अच्छे थे। मैं उसे बहुत जल्दी मना लिया करती थी और वह भी मेरी बात को समझ जाया करते थे। ज़िंदगी में यही रूटीन चल रही थी। कुछ दिन तो यूं ही सुकून से गुजर गए। मुझे मेरी ऐसी कोई भी बात नज़र नहीं आई थी जो मैं कुछ भी सुकून से हो गई थी। लेकिन सुमित्रा एक दिन फिर मेरे पास आई और कहने लगी, मैडम जी, अगर आत्मा ने तो आप अपनी ड्यूटी के दिन में समय से करवा लो। आपके जाने के बाद आपके किए की सज़ा मुझे भुगतना पड़ती है। इस बार वह बहुत गुस्से से कह रही थी और पहली बात ख़त्म करके वहाँ से जा चुकी थी। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी कि मेरे हिस्से की सज़ा का क्या मतलब। सोचते ही मेरे कदम उतरे, पैर जमीन निकल गई और खिसकने लगी। मेरा जो अपने पति के ऊपर विश्वास था वह नागने लगा था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, ऐसा कह रही होगी, लेकिन फिर भी मुझे जानना चाहिए कि आखिर उसकी इस बार बार की जिद के पीछे मकसद क्या है। मैं डॉक्टर थी और मैंने सारी ज़िंदगी ईमानदारी से कभी किसी का भी जो भी ड्यूटी लगाकर खुशी से उसे स्वीकार कर लेती थी और पूरी लगन से उसको निभाती थी। नाइट शिफ्ट के लिए यह बात कर रखी थी कि मैं नाइट ड्यूटी कर लूँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे मैं अचानक से छोड़ नहीं सकती थी। मेरी बात ख़राब हो जाती। इतने सालों से मैं मेहनत कर रही थी और काम कर रही थी और कभी भी अपने बात से भी नहीं मुकरी थी।
पूरे स्टाफ को मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा था, लेकिन इस तरह अपने घर को तोड़ना भी नहीं चाहती थी। मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। सुमित्रा मेरे घर पर पिछले 1 साल से नौकरी कर रही थी। इस दौरान में तो उसे मेरा कोई शिकायत थी और ना ही मुझे उससे कोई शिकायत थी। वह एक विधवा औरत थी जिसके 2 बच्चे थे, जिनको पालने की खातिर वह मेरे घर पर नौकरी करती थी। मैंने उसे नौकरी के पहले बात की पूरे 24 घंटे के लिए यहीं पर रहना होगा। उसको उसके बच्चों की टेंशन नहीं थी, क्योंकि उसके बच्चों की देखभाल करने के लिए उसके खुद के माँ बाप थे और वह गए थे और वह अकेले ही हमारे घर पर रहती थी। जो भी तनख्वाह उसे मिलती वह अपने गांव और बच्चों के देखभाल के लिए भेज दिया करती थी। हालांकि मैंने उसे कई बार कहा था कि अगर तुम चाहो तो अपने बच्चों को भी यहाँ पर बुला सकती हो, जहाँ तुम रहती हो वहाँ पर तुम्हारे बच्चे भी रह लेंगे। मगर ना जाने क्या बात थी कि वो मना कर देती थी। उसके साथ समय बहुत अच्छा गुजर रहा था। आज तक उसने कभी किसी की शिकायत का मौका नहीं दिया था और ना ही किसी की शिकायत की थी। लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से मैं देख रही थी कि उसका बिहेवियर अजीब सा हो गया है। वह बस हर बार मुझे एक ही बात कहती रहती है कि मैडम जी, अपनी ड्यूटी दिन के समय करवा लो, रात को घर पर रहा करो। मुझे कुछ समझ नहीं आती थी आखिर क्या होता जिसकी वजह से वह इतना घबरा कर मुझसे यह बात कहती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी ड्यूटी पर थी कि अचानक एक नर्स मुझे जाकर कहने लगी कि कोई औरत है, बड़ी दूर से आई है, आपसे मिलना चाहती है। मैंने पूछा कि क्या वह कोई मरीज है, क्योंकि इस वक्त मेरी ड्यूटी इमरजेंसी में थी। तो वह कहने लगी नहीं, वह कोई आपकी कोई रिश्तेदार है। मैं रोते हुए उससे बाहर गई और मेरी कौन से रिश्तेदार इस वक्त मुझसे मिलने अस्पताल आ सकती है। मैं बाहर गई तो एक अचानक औरत को सामने खड़ा पाया। क्यों मिलना चाहती हो? तो वह कहने लगी क्या आप मैं डॉक्टर साहिबा हैं? मैंने कहा कि जी हाँ, मैं डॉक्टर सौम्या हूँ। मेरी बात सुनकर उसने एकदम से मोबाइल का कैमरा खींचकर अचानक से भाग गई। मुझे तो कुछ सेकंड के लिए समझ नहीं आया कि मेरे साथ क्या हुआ, और जब तक मैं समझती वह मुझसे दूर भाग चुकी थी। मैं जल्दी से उसके पीछे भागी उससे कुछ पूछूं कि उसने मेरी तस्वीर को क्यों, कौन, लेकिन किस लिए। मैं बहुत तेज़ी से भागती हुई मुझसे बहुत दूर जा चुकी थी। मैं परेशान होती हुई वापस आ गई थी और सोचने लगी कि भगवान, ये मेरे साथ क्या चल रहा है और यहाँ क्यों आई थी। पता नहीं मुझे क्यों बहुत गड़बड़ी का एहसास हो रहा था, जैसे कुछ बुरा होने वाला है। मैं छठी इंद्र बार बार मुझे इशारे दे रही थी। शायद मेरी ज़िंदगी में कुछ तो बहुत गलत होने वाला है कि मैं अपने घर वालों को, अपने पति को बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज कर रही हूँ, क्योंकि रात को ड्यूटी बहुत थका देने वाली थी और सुबह तक मैं लेट से उठती थी। जब मैं सोकर उठती तब तक मेरे पति ऑफिस के लिए निकल चुके होते थे और जब रात को ड्यूटी पर आना होता था, काफ़ी दिनों से मेरे पति से तो मेरी बातचीत ही नहीं हो पा रही थी। मुझे इस बात का एहसास हुआ तो मैंने फ़ौरन से अपना मोबाइल निकाला और कॉल करने लगी। मैंने सोचा कम से कम फ़ोन पर ही बात कर लूँ, लेकिन मेरे पति मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे थे। फिर मैं उनके ऑफिस के नंबर पर कॉल की तो उनके सेक्रेटरी ने बताया कि वह तो पिछले कई दिनों से दफ्तर ही नहीं कर रहे हैं। सेक्रेटरी की बात सुनकर मैं तो हैरान रह गई। मुझे तो कुछ खबर ही नहीं थी कि वह दफ्तर जा भी रहे हैं या नहीं। लेकिन परेशानी वाली बात तो यह थी कि रोज़ाना घर के दफ्तर के लिए निकलते थे, फिर ऐसे कैसे वो कहीं जा सकते हैं। अगले दिन मैंने सोचा कि छुट्टी कर लेती हूँ। जब मैं यह बात घर में बताई तो यह सब बहुत खुश हुए। खासतौर पर मेरी नौकरानी सुमित्रा के चेहरे पर तो खुशी के हाव भाव नज़र आ रहे थे। रात का खाना खाकर फ्री हुई थी तो ऐसे ही टहलने के लिए बाहर आ गई तो मैंने देखा सुमित्रा किसी से फ़ोन पर बात कर रही है और वह किसी को बता रही थी कि मैडम जी आज घर पर ही हैं। शुक्र है आज मेरी जान छूट गई, नहीं तो उनके हिस्से की सज़ा भुगते शायद मेरा दम ही निकल जाता। जब मैं उसे करीब गई तो उसने जल्दी से घबराकर फ़ोन बंद कर दिया और मैंने उससे पूछा कि किस बात कर रही हो, तो वह कहने लगी किसी से नहीं, अम्मा से अपने बच्चों का हाल चाल पूछ रही थी। मुझे अब सुमित्रा के बारे में शक हो चुका था। यह कोई तो खिचड़ी ज़रूर पका रही है या फिर मुझे कोई ऐसी चीज़ छुपा रही है, कहीं ऐसा तो नहीं। मैं सोचा आखिर यहाँ तो ऐसा होता क्या है, लेकिन मुझे तो कुछ भी गलत महसूस नहीं हुआ। यह सब लोग बड़े आराम से सो रहे होते हैं। मेरे पति छुट्टी पर सुनकर बहुत खुश हुए, कहने लगे कि कितना समय हो गया है, हमें एक साथ नहीं जाने का मौका भी नहीं मिला। मैं भी सोचने लगी क्या यह सच में खुश हैं, यह खुश रहने का नाटक कर रहे हैं। मैं उसे खोजती हुई नज़रों से देख रही थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि घर में जाने के बाद उसका और मेरी नौकरानी का कोई प्रोग्राम चलता हो, क्योंकि इसीलिए वह मुझे कहती है कि आप घर पर ही रहा करो,
मेरी एक बेटी और एक बेटा था। बेटा कॉलेज में पढ़ती थी, एक छोटा बेटा था और वह स्कूल जाता था। इस घर में बस हम लोग ही रहते थे और मेरा ख्याल था कि इतने सारे लोगों के लिए सिर्फ एक ही नौकरानी काफ़ी है। इसलिए मैंने कभी सुमित्रा के अलावा किसी और को रखने के बारे में सोचा ही नहीं। और अगर एक दो बार मैंने अपने घर वालों से पूछा भी की तो कोई नौकरानी रख लें, तो सब ने सुमित्रा की बहुत तारीफ़ करते हुए कहा कि उसके होते हुए उन्हें कोई परेशानी नहीं, फिर क्या ज़रूरत है कोई दूसरी नौकरानी रखने की। ज़रूरत नहीं है। मैं भी सुकून से सो गई। लेकिन कुछ दिनों से मैं देख रही थी कि सुमित्रा और मेरी बेटी रिया आपस में ज़्यादा ही प्यार से रहने लगे थे। रिया हर वक्त सुमित्रा के आसपास रहती, कभी उसके कमरे से बाहर डाले खड़ी होती, कभी उसके गालों पर प्यार कर रही होती। मुझे यह देखकर बहुत अजीब लगा था। आखिर बस सुमित्रा को क्यों करने लगी थी। मैं यह भी देख रही थी कि करीब जाने की कोशिश करती थी, उसे प्यार करने की कोशिश करती थी, लेकिन सुमित्रा उससे दूर भागती थी और क्लिनिक पर भी नहीं बैठती थी। मुझे कुछ भी अब नॉर्मल दिखाई नहीं दिया, सिवाय इसके कि मेरी बेटी रिया सुमित ज़्यादा करीब होने की कोशिश रखो। इग्नोर कर दिया कि हो सकता है कि मैं तो घर पर नहीं रहती हूँ, सिर्फ सुमित्रा ही घर पर होती है, तो सुमित्रा उसका दिल लग जाता होगा, या फिर कोई और बाकी है। घर पर रहकर देख लिया था कि ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं अंदर ही अंदर अब टूट चुकी थी। मैंने सोचा पता नहीं सुमित्रा के ड्रामे कब ख़त्म होंगे। मैं अगले दिन दोबारा अपनी नाइट ड्यूटी स्टार्ट कर ली। 2 दिन के बाद ही मैं सुबह जल्दी उठ गई थी, क्योंकि सामने मुझे एक अपनी दोस्त के बर्थडे पार्टी में जाना था। तो मैंने सोचा कि उसके लिए कोई गिफ्ट लेकर जाती हूँ। मैं यही सोचकर बाज़ार गई। वहाँ मुझे एक जगह पर रुकना पड़ा, क्योंकि सामने का मंजर ने मुझे एक पत्थर सा बना दिया था। मेरे पति एक अस्पताल के अंदर जा रहा था। मैं उसे अस्पताल जाने की क्या ज़रूरत थी, वह तो एकदम भला चंदा था, उसे कोई भी तकलीफ़ नहीं थी। मैं भी उसके पीछे पीछे अस्पताल गई। मैंने देखा वह कमरे के अंदर चला गया। मैं खिड़की के अंदर जाकर देखा तो वह एक औरत को कुछ पैसे दे रहा था। उस औरत को मैं पहचान नहीं पा रही थी, क्योंकि उसे औरत की मेरी तरफ पीठ थी। उसे औरत के पैसे देने के बाद और उसे हाथ मिलाकर मेरा पति जल्दी से बाहर चला गया। उसके बाद उस औरत ने किसी को फ़ोन किया और थोड़ी देर के बाद जो औरत आई उसे देखकर तो मेरी आंखें चमकना ही भूल गई थी। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। वह औरत कोई और नहीं बल्कि सुमित्रा थी। उस औरत ने सुमित्रा को कुछ पैसे दिए। सुमित्रा ने उसका धन्यवाद किया और वहाँ से चली गई। आखिर यह सब क्या था, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मेरे पति ने पहले उसे अनजान औरत को पैसे दिए और फिर पैसों में से कुछ पैसे सुमित्रा को दिए। आखिर यह सब चक्कर क्या था। और जब उस औरत ने मेरे दंग रह गई मुझे देखकर। उस औरत को कैसे बोल सकती थी। इतने बावजूद उसका चेहरा मेरे दिमाग में फिट हो गया था कि वह तो वही औरत थी जिसे उसे दिन मेरी तस्वीर ली थी और भाग गई। इसके पति के साथ क्या संबंध है। मैंने सोचा कि मैं भी अभी जाकर उससे पूछ लेती हूँ, लेकिन इससे पहले कि उस औरत को पास कोई और दूसरा आदमी आए, एक दूसरे के साथ मिलते हुए वहाँ से चली गई। यह सब देखकर अब तो मुझे पक्का विश्वास हो गया था, ज़रूर मेरे खिलाफ कोई गहरी साजिश की जा रही थी और इसमें मेरा पति और मेरी नौकरानी सुमित्रा भी शामिल थी। इन दोनों को रंगे हाथों पकड़कर ही रहूँगी। रात को जब मैं नाइट ड्यूटी के लिए जाने के लिए लगी तो उस समय मेरे पति भी घर पर आ चुके थे और मुझसे कहने लगे कि मैं भी तुम्हारे साथ ही, मुझे एक ज़रूरी काम है, शहर से बाहर जाना है। मैं परेशान हो गई कि अगर यह भी घर से बाहर रहेंगे तो फिर मैं इन्हें रंगे हाथों कैसे पकड़ूंगी। लेकिन कोई नहीं, आज नहीं तो फिर किसी दिन मैं हकीकत मालूम करके ही रहूँगी। अस्पताल में भी अपने ख्यालों कोई यही सोच कर मेरा दिमाग फटने लगा। मेरे सर में तेज दर्द होने लगा। सर्जन डॉक्टर राउंड पर आए हुए थे। मेरी ख़राब तबीयत देखकर कहने लगे, मेरा ख्याल है कि आप नाइट ड्यूटी नहीं दे सकेंगे, उसके घर पर चले जाना चाहिए। सर में इतनी तेज दर्द था कि मुझे भी लग रहा था कि यहाँ अब और ज़्यादा नहीं रह सकती, वरना मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। मैं अपनी जगह किसी दूसरे डॉक्टर की ड्यूटी दी और पहले मैंने कभी यूँ नहीं किया था। मेरे पति अभी घर तक वापस नहीं लौटे थे क्योंकि उनकी गाड़ी वहाँ पर नहीं थी। मैंने अपने पति की तरफ बढ़ने लगी। सीखने की आवाज़ सुनाई दी थी। आवाज़ ऊपर से आ रही थी। मैं भागते हुए ऊपर गई तो चीकू की आवाज़ अभी भी मेरी छोटी छोटी कमरे से आ रही थी। आगे बढ़कर दरवाज़ा खोलने लगी। एकदम से दरवाज़ा खोल दिया। सामने का मंजर देखकर मैं तो खुद ही चीख गई थी, क्योंकि वह ऐसा मंजर था जिस रूह को हिला दिया था कि मेरी बेटी मेरी नौकरानी को बुरी तरह से पीट रही थी। मेरी नौकरानी की हार रही थी।
मैं जल्दी से आगे बढ़कर उसे हटाया तो वह मुझे देखकर परेशान मेरे पास आई और मेरे पीछे छुप गई। कहने लगी, मैं इसलिए तो आपको कहती हूँ कि आप नाइट शिफ्ट ना किया करें, क्योंकि फिर आपके जाने के बाद मेरे साथ ऐसा ही होता है, और ये आज से नहीं बल्कि कई दिनों से हो रहा है। मैंने अपनी बेटी को गुस्से से देखते हुए पूछा कि आखिर तुम इससे उनसे ऐसा क्यों उनके बुरी तरीके से पिटाई कर रही हो। मेरी बेटी ने आगे बढ़कर मुझे भी एक जोर का धक्का दिया और कहने लगी, आप हम माँ बेटी के बीच में मत भूल जाए, आप चले जाएं। उसकी हालात अजीब सी हो रही थी, आंखों में अपनी बेटी को देख रही थी कि वह क्या बक रही थी। मैंने कहा, यह तुम क्या कह रही हो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। यह तुम्हारी माँ। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने होश हवास में नहीं है। दूसरी तरफ सुमित्रा बहुत बुरी तरह से डरी हुई थी। इधर रिया की हालात भी ख़राब होने लगी थी। गुस्से के मारे कमरे का सामान इधर उधर फेंकने लगी। मुझे लगा कि कहीं वह अपने आप को नुकसान न पहुंचा ले। मैं जल्दी से उसे अपने साथ बैग में से एक नींद की गोली इंजेक्शन दिया तो कौन से बेड पर लेटी हुई और सो रही थी। मैं सब सूरत हाल में बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। सुमित्रा अदल दरी सी खड़ी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। मैंने पूछा कि यह सब क्या है और कब से हो रहा है, और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। तो वह कहने लगी कि आप मेरे साथ आए, मैं आपको यह सब बताती हूँ। मैं अपनी बेटी को देखकर परेशान हो रही थी कि आखिर उसे क्या हो गया है, मुझे पहचानने से इनकार क्यों कर रही है। सुमित्रा कमरे से बाहर निकलकर नीचे की तरफ भागी। मैं जैसे ही 1 मिनट भी यहाँ पर रुकी तो नीचे आ गई। मैं वह कहने लगी कि यह सब कुछ जो भी आपने देखा है वह आपकी वजह से ही हो रहा है। मैं कितनी बार आपको कहा है कि आप नाइट शिफ्ट ना किया करें, आप रात को घर पर रहा करो, मगर आप तो कुछ सुनने के तैयार ही नहीं थी। आपने आखिरी बार कब बच्चे के साथ बैठकर उन्हें प्यार किया था कि उनके दिल की कोई बात सुनी थी। इनकी बात सुनकर एक पलकों से चुप हो गई, क्योंकि वह सच कह रही थी। मुझे बचपन से ही डॉक्टर बनने का बहुत शौक़ था, इसलिए मैंने बहुत मुश्किल के बाद अपने शौक़ को पूरा किया था। मेरे पति बहुत अच्छे थे और मेरे शौक़ के बारे में अच्छी तरह जानते थे, क्योंकि इसलिए उन्होंने शादी के बाद ही मुझे पढ़ने के नहीं रोका, और बच्चे होने के बाद उन्होंने मुझे नौकरानी करने की भी अनुमति दे दी। और शुरू से ही मेरे बच्चों को नौकरी से ही पाला था। मैं भी अपनी पूरी कोशिश कर सकूं, लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते मेरा बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां होती थी और मेरा ज़्यादातर समय अस्पताल में गुजरता था। लेकिन उसके बावजूद मैं हमेशा कोशिश की थी कि अपने बच्चों को एक अच्छी परवरिश और उन्हें एक अच्छी शिक्षा दे सकूं। हालांकि उन्हें ज़्यादा समय नहीं दे पाती थी, मगर इसका मतलब यह तो नहीं था कि उन पर ध्यान नहीं देती थी और उनसे प्यार नहीं करती थी। मेरी नौकरानी कहने लगी, रिया धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार होने लगी थी, जो उसे नहीं मिल पा रहा था क्योंकि उसके माँ बाप के पास उसके लिए समय ही नहीं है। मगर वह छोटी है, कॉलेज में गलत संगत में पढ़कर उसके माँ बाप के प्यार की ज़रूरत होती है, जो उसे नहीं मिला तो वह दिमागी मरीज बन गई। वह आपके अंदर के बड़ा मुझे मारती है कि मैं उसकी माँ हूँ, और वह क्योंकि आपसे कभी कोई शिकवा नहीं कर पाई, आपको कुछ नहीं कह पाई, इसलिए वह मुझे अपनी महत्व और जब सुबह होती है तब मुझे न सिर्फ माफ़ी मांगती है बल्कि मुझे बहुत सारे पैसे भी देती है ताकि मैं आपको कुछ ना बताऊं। मैडम जी, मैं गरीब हूं, बच्चों का और बूढ़े माँ बाप का पेट के पालने के लिए अकेले काम करती हूं। रात को जो मारपीट और तकलीफ़ में रहती थी, सुबह जब आपकी बेटी मुझे पैसे देती थी तो मैं भूल जाती थी रात को मैंने क्या तकलीफ़ सही थी। एक बार दिन में जब रिया मुझसे माफ़ी मांग रही थी और मुझे पैसे देने लगी तो रिया से कहा, प्रिया तुमने तो मेरे ऊपर बहुत जुल्म किया है, तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, मैं तुम्हारी माँ को तुम्हारी सारी बातें बता दूंगी। तुम पागल हो, तुम्हारी माँ पागल खाने में डाल देगी, तब तुम्हारी माँ अकल ठिकाने पर आएगी। पागल खाने का नाम सुनकर वह डर गई और उसके डर से उसने पूरे धमकाना शुरू कर दिया कि अगर तो मैं तुम्हारी जान भी ले लूँगी। प्रिया दिमागी मरीज थी और धीरे धीरे उस पर पागलपन के दौर भी पड़ने लगे, इसलिए मैं डर गई और उसको कुछ भी नहीं बता सकी। आप तो नहीं बता सकती थी, लेकिन आपको यही कहती थी कि अगर आप घर पर रहा करें। मैं सुमित्रा से पूछा, सुमित्रा यह सब क्या हो रहा है। सुमित्रा ने मुझे बताया कि मैडम जी, यह पिछले 1 साल से चल रहा है। रिया का व्यवहार मेरे प्रति कभी आपको कभी पानी की तरफ होता है, कभी कभी लड़ और प्यार के जिद करती है और कभी कभी अपना सारा गुस्सा मेरे ऊपर निकाल देती है, तो कभी सारी रात मुझे अपने मनपसंद खाने बनाकर मेरे हाथों से खाने की जिद करती है। यह सब कुछ जो मेरी बेटी अपनी माँ से चाहती है,
वह मुझसे कहती थी कि अब मेरी अपनी माँ बनने का नाटक करो और यह सब खुशियाँ दो जो एक माँ अपने बच्चों को देती है। और जब मैं उसकी ज़िद पूरी करने से मना कर देती तो वह मुझे गुस्से में पागल हो जाती और मुझे पीटने लगती। सुमित्रा की बातें सुनकर मुझे अब समझ आया कि सुमित्रा क्यों कहती थी कि मैडम जी आपके हिस्से की आज मुझे समझ बढ़ती गई थी, क्योंकि शायद वह सारा गुस्सा मेरे लिए होता था जो मेरी बेटी सुमित्रा पर निकाल देती थी। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे बच्चों के साथ यह सब चल रहा होगा, लेकिन मेरे पति का उसी दिन उस औरत से मिलने जिसने मेरी तस्वीर खींची थी, और यह सब सुमित्रा के अलावा और कोई नहीं बता सकता था। मैंने फ़ौरन उनसे पूछा तो वह कहने लगी, मैडम जी आप तो मेरी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। तब मैं आपकी बेटी को हालात थी वह आपके पति को बता दी। उन्होंने एक डॉक्टर से बात की और उनके बेटी की ऐसी हालात के बारे में उसे डॉक्टर को बताया कि किस तरह मेरी बेटी को ठीक कर दे। आपके पति नहीं चाहते थे कि आपके सारे मामले के बारे में पता चले और आप गिल्टी फील ना करें। और वह औरत वही सेक्रेटरिस्ट थी। आपके पति ने उसे सेक्रेटरीट के साथ जोड़कर विनती की थी कि मेरी पत्नी के इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए, कि वह भी एक डॉक्टर है, दिन रात लोगों की सेवा करती है। आपके पति का कह रहे थे, मैं चाहता हूं कि मेरी पत्नी यह सब कुछ जानने से पहले मेरी बेटी ठीक हो जाए। उसे डॉक्टर ने अपने हॉस्पिटल का एड्रेस ले लिया था और उसे 3 दिन आपके पति उसे डॉक्टर को अपनी फ़ीस दे रहे थे, डॉक्टर की मदद कर रहे थे। जब भी मुझे आपकी क्लिनिक बुलाती तो मैं चली जाती और वह मुझे आपकी बेटी के बारे में सवाल जवाब करती थी। इसलिए उसने उस दिन मुझे भी कुछ पैसे दिए। उस दिन आपने हमें देख लिया होगा। एक दिन उस डॉक्टर ने मुझे बुलाया था कि मैं तुम्हारी मालकिन की कुछ तस्वीर आई हूँ। मुझे हैरत हुई। मैंने उसे डॉक्टर से पूछा कि आपने मेरी मालकिन की तस्वीर क्यों ली है। तो डॉक्टर कही लगी इसीलिए ताकि मैं तुम्हारी मालकिन को पड़ गई है और वह अपने घर पर ध्यान देगी और अपने बच्चों पर भी ध्यान देगी। उसे लगे कि ज़रूर कुछ ना कुछ खिचड़ी मेरे घर में पक रही है और वह अपने घर पर ध्यान देने लगेगी। मैं तुम्हारी मालकिन को यह सब कुछ नहीं बता सकती क्योंकि तुम्हारे मालकिन ने मुझे कुछ भी बताने से मना कर रखा है, लेकिन इस तरह शक में पड़कर कुछ तो अपने बच्चों पर ध्यान देगी। सुमित्रा की सारी बातें सुनकर मुझे सब कुछ समझ आ गया था। मेरा शर्मिंदगी से झुक गया था। अफसोस को पूरा करते करते मैं अपने बच्चों को अपने परिवार से बैठी थी। मेरे 2 बच्चे थे और मैं पहले बड़े कुछ भी होश नहीं था। मेरी बच्ची शुरू से ही अपने आप को मगर रहने लगी थी और मैंने कभी भी उस पर ध्यान नहीं दिया था जिसकी वह हकदार थी। लेकिन मैंने क्या जानती थी कि उसका नतीजा ऐसा भयंकर निकल सकता है। उसी वक्त मुझे समझ आया कि माँ बाप को अपनी करियर के पीछे इतना भी पागल नहीं होना चाहिए कि अपने बच्चों को ही इग्नोर कर दें। मेरे पति को बहुत मोहब्बत थी, इसलिए वह नहीं चाहते थे कि मैं पछतावे की आग में जलूं। इसलिए वह खुद सारे मामलों को डील करना चाहते थे। मगर मैं अब समझ गई कि शायद उस डॉक्टर के अलावा मुझे भी माँ का किरदार निभाना होगा। मैंने कुछ समय के लिए छुट्टी ले ली ताकि अपने घर अपने बच्चों को समय दे सकूं और हम सब ने मिलकर अपनी बेटी को ठीक कर लिया और मैं भी फिर से उसी दिन के बाद की ड्यूटी लगवा दी। धन्यवाद दोस्तों।